अरे मेरा सर, ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? अरे आओ रे आओ, सिर्फ 5 रुपया में खा लो, पराठा खा लो, जल्दी जल्दी आओ। भैया क्या बना रहे हो? वाह, बहुत बढ़िया है। सावन का आखिरी सप्ताह चल रहा था। आसमान में काले बादल Run everyone, get to cover. It's pouring. Let's go. Quickly get inside. तेज बारिश शुरू हो जाएगी। इसी गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम उमेश था और छोटे भाई का नाम सुरेश। दोनों भाई मिलजुल कर अपना काम करते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। उमेश की पत्नी का नाम सुनीता था और उनका एक छोटा बेटा था रोहन। वही सुरेश की पत्नी का नाम कविता था और उनकी एक छोटी बेटी थी चांदनी। उमेश और सुरेश के पिता का गांव में किराने के सामान का एक छोटा सा गोदाम था। पिता के गुजर जाने के बाद गोदाम की पूरी जिम्मेदारी बड़े भाई उमेश के कंधों पर आ गई थी। उमेश गोदाम संभालता था और पैसों का पूरा हिसाब किताब रखता था, जबकि सुरेश दिन रात उसके साथ मेहनत करता था। वो ग्राहकों को सामान तोल कर देता, बोरे उठाता और गोदाम के हर छोटे बड़े काम में अपने भाई का हाथ बटाता था। सुबह होते ही दोनों भाई गोदाम चले जाते और शाम को थके हारे घर लौटते। उनकी पत्नियां भी घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाती थीं। बच्चे भी साथ खेलते और पूरा घर मैं तुम्हें दिन भर पकड़ता हूँ। बच्चों की हंसी से गूंजता रहता था। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, उमेश और सुरेश जैसे भाई आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। दोनों ने अपने पिता की मेहनत और संस्कारों को संभाल कर रखा है। लेकिन किसी को क्या पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो दोनों भाइयों के मजबूत रिश्ते की परीक्षा लेने वाली थी। अगली सुबह सुनीता ने उमेश से कहा, सुनिए जी, क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि सुरेश मेहनत तो बहुत कम करता है, फिर भी आप उसके और उसके परिवार का पूरा खर्च उठा रहे हैं? जरा सोचिए। मानती हूँ कि ये गोदाम आपके पिता का है, लेकिन इसे चलाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत तो आप ही कर रहे हैं। सुरेश तो बस इधर उधर घूमता रहता है। अगर कल उसने गोदाम में अपने हिस्से की मांग कर दी, तब आप क्या करेंगे? उस समय पछताने के सिवा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। सुरेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसने आज तक कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। फिर मेरे खिलाफ जाकर अपने हिस्से के लिए वो ऐसा कदम क्यों उठाएगा? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसका भी परिवार है और हमारा भी एक बेटा है। अगर गोदाम में आधा हिस्सा हो गया तो आज जितनी कमाई हो रही है उतने में हम पहले जैसी आराम की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आप ऐसा कीजिए, सुरेश को गाय रखने वाला पुराना घर दे दीजिए और ये गोदाम आप अपने पास रख लीजिए। वैसे भी आपका भाई आपकी बात कभी नहीं टालता। उमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आखिर सुरेश मेरा भाई है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। हम उसके साथ इस तरह का अन्याय कैसे कर सकते हैं? उसका भी इस गोदाम पर उतना ही हक है जितना मेरा। सुनीता नाराज होकर बोली, तो ठीक है, आप अपने भाई के साथ ही रहिए। मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर। आपके साथ रहने से अच्छा है कि मैं कहीं और जाकर रहूं। आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती। मैं अपने परिवार की भविष्य की चिंता कर रही हूँ, लेकिन आपको तो सिर्फ अपने भाई की चिंता दिखाई दे रही है। लेकिन उमेश कुछ नहीं बोला और गोदाम की ओर चला गया। उसके मन में पत्नी की बातें घूमती रहीं। आखिरकार उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो सुरेश को गोदाम और घर से अलग कर देगा। सुरेश ने उमेश के चेहरे पर बदली हुई बेचैनी महसूस की, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपना काम करता रहा। उस रात उमेश देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। पत्नी की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। पहली बार उसके मन में अपने हिस्से और गोदाम को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे थे जिनके बारे में उसने सालों से कभी सोचा तक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने कमरे में बेफिक्र होकर गहरी नींद सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस भाई पर वो आंख बंद करके भरोसा करता है, उसी के मन में अब उनके रिश्ते के बीच दूरी की पहली दीवार खड़ी होने लगी थी।
अगली सुबह उमेश ने सुरेश से कहा, सुरेश, जरा गोदाम की हालत तो देख। बारिश के कारण ग्राहक न के बराबर आ रहे हैं। ऊपर से सामान महंगा होता जा रहा है और हमारी आमदनी पहले जैसी नहीं रही। अब मेरे लिए अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से तुम्हें अपने परिवार के खर्च की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। सुरेश हैरान होकर बोला, भैया, आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सच कह रहे हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? हम तो हमेशा से मिलजुल कर इस गोदाम को संभालते आए हैं। मैंने भी कभी काम से पीछे हटकर आपका साथ नहीं छोड़ा। फिर आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप पर बोझ हूँ? उमेश गुस्से में बोला, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मैंने जो फैसला लिया है वो आखिरी है। अभी इसी वक्त तुम और तुम्हारा परिवार ये घर छोड़कर चले जाओ। उस टूटे हुए पुराने घर में जाकर रहो जहां कभी गाय बांधी जाती थी। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने ऊपर बोझ बनाकर नहीं रख सकता। मेरी चौखट पर तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। भैया, ऐसा मत कहिए। बारिश का मौसम सिर पर है। हम इस घर को छोड़कर उस टूटे हुए घर में कैसे रहेंगे? मेरे पास ना कोई जमा पूंजी है और ना ही कोई दूसरा सहारा। उस पुराने घर में हम अपना परिवार कैसे पाल पाएंगे? हमसे कम अपनी भतीजी चांदनी का तो ख्याल कीजिए भैया। उसे लेकर हम इस बरसात में कहां भटकेंगे? भैया, ऐसा मत कीजिए, हम पर दया कीजिए। उमेश ने कठोर आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। तुम और तुम्हारा परिवार कैसे रहोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पैसों के सहारे बहुत दिन रह चुके हो तुम लोग। सूरज ढलने से पहले अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो मैं खुद तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। इसलिए बिना किसी बहस के यहाँ से चले जाओ। सुरेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसी भाई ने उसे अपने ही घर से बेघर कर दिया था, जिस भाई को उसने हमेशा अपना सहारा माना था, जिस घर को उसने अपना संसार समझा था। आज उसी की चौखट पर वो खुद को पराया महसूस कर रहा था। कविता ने सुरेश का हाथ पकड़कर कहा, चलिए जी, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। सगा भाई होकर भी इन्होंने हमें घर से निकाल दिया, तो हम उसी टूटे हुए घर में रह लेंगे। लेकिन अब हम अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी दोबारा बनाएंगे। सुनीता दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। सुरेश अपनी पत्नी कविता और बेटी चांदनी के साथ आंखों में आंसू लिए घर से निकल गया। उनके पास कपड़ों की केवल छोटी सी गठरी थी। तीनों गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे। तभी आसमान काले बादलों से घिर गया और तेज हवाओं के बीच पेड़ झूमने लगे। कविता ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, चलिए जी, आसमान में काले बादल छा गए हैं। लगता है अब बारिश होने वाली है। अब वही टूटी फूटी झोपड़ी हमारा सहारा है। कुछ देर बाद सुरेश अपने परिवार के साथ उस टूटे फूटे घर में पहुंचा ही था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चांदनी रोते हुए बोली, पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। घर में कुछ खाने को है? ये सुनकर सुरेश का दिल भर आया। उसने कविता से कहा, तुम चांदनी का ध्यान रखो, मैं भैया से कुछ मदद मांग कर आता हूँ। सुरेश बारिश में भीगता हुआ वापस उमेश के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भैया, बच्ची भूखी है, बारिश भी लगातार हो रही है। मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ी मदद कर दीजिए। उमेश गुस्से में बोला, तू फिर यहाँ आ गया नालायक। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आना। चल अभी यहाँ से निकल जा और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, ऐसा मत बोलिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अपने छोटे भाई से कोई ऐसे बात करता है क्या? लेकिन उमेश ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मायूस सुरेश सिर झुकाकर वहां से निकल पड़ा। बारिश में अकेला चलता हुआ सुरेश कुछ दूर पहुंचा ही था कि रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने सुरेश को रोककर पूछा, अरे सुरेश, तुम यहाँ इस तरह परेशान होकर क्यों घूम रहे हो भाई? क्या हुआ? कोई बड़ी परेशानी आ गई है क्या? सुरेश ने उस आदमी को अपने साथ हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। उसकी बात सुनकर वो आदमी कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला,
भाई मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ। तुम एक काम करो, गांव के मुखिया सेठ जगदीश के पास जाओ। वो बहुत चालाक और समझदार आदमी है। बाहर से तो वो खुद को गरीबों का हमदर्द बताता है, लेकिन असल में वो अक्सर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना मतलब निकालता है। वो आदमी थोड़ा रुक कर बोला, फिर भी इस वक्त तुम्हारे पास उसके पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम उसके सामने अपनी पूरी परेशानी अच्छे से बताना, उसे समझाना कि तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आई है और तुम्हें किस चीज की जरूरत है। हो सकता है वो तुम्हारी मदद करने के बदले तुमसे कोई शर्त रखे, लेकिन शायद वही तुम्हारी परेशानी का रास्ता निकाल सके। सुरेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोला, ठीक है भाई, अब मैं मुखिया सेठ जगदीश के पास ही जाता हूँ। शायद मेरी और मेरे परिवार की परेशानी का कोई हल निकल जाए। इतना कहकर सुरेश वहां से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो सेठ जगदीश की हवेली पर पहुंच गया। सुरेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम मुखिया जी। कहो सुरेश, इतनी सुबह सुबह मेरे पास कैसे आना हुआ? मालिक, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे कुछ पैसे और मदद चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास न रहने के लिए कोई घर है और ना ही ऐसा कोई बड़ा हुनर जिसके सहारे मैं अच्छी नौकरी हासिल कर सकूं। मालिक, अगर आपके पास मेरे लायक कोई भी काम हो तो कृपया मुझे दे दीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अरे सुरेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। मालिक, आप जो कहेंगे मैं अपनी मजबूरी के हिसाब से करने की पूरी कोशिश करूंगा। देख सुरेश, मेरे पास गांव में काफी जमीन है और यहाँ के बहुत से मजदूर मेरे खेतों में ही काम करते हैं। मैं तुझे अपना एक खाली खेत दे सकता हूँ। उसमें तू जो चाहे होगा, गेहूं, धान, सब्जियां या कोई और फसल। मेहनत तेरी होगी और फसल बेचकर जो पैसा मिलेगा वो भी तेरा रहेगा। बस जमीन इस्तेमाल करने के बदले हर महीने 1000 रुपए किराया देना होगा। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, 1000 रुपए हर महीने मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। अभी तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं आज खेत में बीज डाल दूंगा, लेकिन फसल तैयार होने में कई महीने लगेंगे। उसे बेचने के बाद ही मेरे हाथ में पैसे आएंगे। आप मेरी हालत समझिए। मुझे 6 महीने का समय दे दीजिए। इन 6 महीनों में मैं दिन रात खेत में मेहनत करूंगा। जैसे ही फसल तैयार होगी और बाजार में बिकेगी, मैं आपका पूरा किराया एक साथ चुका दूंगा। सेठ जगदीश ने कुछ पल तक सुरेश को देखा और फिर गंभीर आवाज में बोला, 6 महीने तक किराया रोकने की बात कर रहा है? इतनी सुविधा मैं किसी को नहीं देता। अगर तुझे 6 महीने बाद भुगतान करना है तो ब्याज भी देना पड़ेगा। 6 महीने का किराया 6000 रुपए होगा, उस पर 5000 रुपए ब्याज लगेगा। यानी 6 महीने बाद तुझे कुल 11000 रुपए देने होंगे। अगर मंजूर है तो खेत ले जा, नहीं तो अपना रास्ता देख। सुरेश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने मजबूरी में सेठ की शर्त मान ली और खेत लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने कविता से कहा, कविता, मैंने सेठ जी से 6 महीने का समय ले लिया है। अगर हम जल्दी तैयार होने वाली फसल लगाएं और दिन रात मेहनत करें तो 6 महीने में अच्छी कमाई कर सकते हैं। कविता ने हिम्मत देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ खेत में मेहनत करूंगी। जब तक पहली फसल तैयार नहीं होती, तब तक सरकार से मिलने वाले राशन से हमारा गुजारा हो जाएगा। कम से कम हमारे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। अगले दिन सूरज निकलते ही सुरेश और कविता खेत पर पहुंच गए। सुरेश ने सबसे पहले जमीन को अच्छी तरह तैयार किया और फिर मौसम के हिसाब से कई तरह की सब्जियों के बीज डाल दिए। उसने बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च और फूल गोभी की खेती शुरू की। इसके बाद दोनों रोज खेत की निगरानी करने लगे। हाँ, कभी चलो शुरू पानी करते देते, हैं। कभी मिट्टी साफ करते और कभी पौधों के आसपास उगी घास निकालते। करीब 2-3 हफ्ते बीते तो खेत का नजारा ही बदल गया। जहाँ पहले सूखी जमीन दिखाई देती थी, वहाँ अब चारों तरफ छोटे छोटे हरे पौधे नजर आने लगे। सुरेश खुशी से बोला, कविता, देखो तो सही, हमारी मेहनत आखिर रंग दिखाने लगी।
खेत में टमाटर, गोभी और मिर्च के पौधे कितने अच्छे हो गए हैं। अगर ये इसी तरह बढ़ते रहे तो इन्हें बाजार में बेचकर अच्छी कमाई हो जाएगी। चांदी भी खेत में आई और बोली, पिताजी, जब हमारी फसल बिक जाएगी और हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तब क्या आप मेरे लिए नए कपड़े खरीदेंगे? मेरे ये कपड़े तो जगह जगह से फट गए हैं। अब इन्हें पहनने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं मेरी गुड़िया, बस थोड़े दिन और इंतजार कर लो। जैसे ही फसल बाजार में बिकेगी, मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सबसे सुंदर फ्रॉक खरीदूंगा। 2 महीने की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार सुरेश के खेत में फसल लहलहाने लगी थी। लाल लाल टमाटर, चमकदार बैंगन और हरी भरी गोभी देखकर सुरेश और कविता की खुशी का ठिकाना नहीं था। कविता ने खेत की तरफ देखते हुए कहा, जी, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर इसे अच्छे दाम में बेच दिया तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। हाँ कविता, अब बस 10-15 दिन और। फसल बाजार में पहुंचते ही सेठ जगदीश का पूरा हिसाब चुकता कर देंगे, फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी भी संभाल लेंगे। कई दिनों बाद उस गरीब परिवार के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। बेटी के लिए नए कपड़े और घर के बेहतर दिनों के सपने देखते देखते पूरा परिवार सो गया। लेकिन आधी रात के बाद अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में बादलों की भयंकर गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। तेज आवाज सुनकर सुरेश की नींद खुल गई। बाहर का उठो, नजारा जल्दी देखकर उठो, बारिश हो रही उसके है। होश उड़ गए। वो घबराकर बोला, हे भगवान, इतनी भयंकर बारिश। कविता जल्दी उठो, अगर अभी खेत नहीं पहुंचे तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। सुरेश और कविता तुरंत खेत की ओर दौड़ पड़े। हे वहां भगवान, पहुंचकर उन्होंने देखा सब कुछ कि बर्बाद हो तेज गया। हवा और हमारी ओलों सारी से फसल टूट पौधे गई। टूटने अब हम लगे क्या थे। करेंगे? खेत में जगह जगह पानी भर चुका था। कविता घबराकर बोली, जी, अब हम अपनी फसल को कैसे बचाएंगे? सुरेश ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो तुरंत तिरपाल लेकर आया और दोनों मिलकर फसल को ढकने लगे। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि तिरपाल बार बार उड़ जाता। दोनों पूरी ताकत से उसे पकड़े रहे, फिर भी बारिश और ओलों का कहर कम नहीं हुआ। कई घंटों तक तूफान चलता रहा। आखिरकार सुबह होते होते बारिश थम गई। सुरेश और कविता ने खेत की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। जिस खेत में कुछ घंटे पहले तक हरी भरी फसल खड़ी थी, वहां अब टूटे हुए पौधे और पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। टमाटर, बैंगन और मूंगफली की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। सुरेश चुपचाप खेत के बीच खड़ा अपनी महीनों की मेहनत को उजड़ते देखता रहा। उसने मायूस होकर कहा, कविता, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब सेठ जगदीश का कर्ज कैसे चुकाएंगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। कविता ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, आप ऐसे हार मत मानिए। जो नुकसान होना था हो चुका है। अब हमें आगे का रास्ता खोजना होगा। आप एक बार फिर मुखिया जी के पास जाइए और उन्हें पूरी बात बताइए। शायद वो हमारी मदद कर दे। कविता की बात सुनकर सुरेश ने हिम्मत जुटाई और बोला, ठीक है, मैं एक बार फिर सेठ जी से बात करके देखता हूँ। शायद कोई रास्ता निकल आए। सुरेश दोबारा सेठ जगदीश की हवेली पर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर अपनी पूरी परेशानी उसे बता दी और विनती की कि उसे कुछ और समय दे दिया जाए। लेकिन जगदीश के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई। उसने सख्त आवाज में कहा, सुरेश, तेरी कहानी सुनने का मेरे पास समय नहीं है। इस वक्त तेरे ऊपर मेरे 11,000 रुपए बाकी हैं। अब मुझे 1 महीने के अंदर अपना पूरा पैसा चाहिए। अगर तय समय तक रकम नहीं मिली तो जिस घर में रह रहा है उस पर कब्जा कर लूंगा, समझ गया? अब जा और 1 महीने के अंदर मेरे पैसे लेके आना। सुरेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जगदीश ने उसकी एक ना सुनी। मायूस सुरेश भारी कदमों से वहां से लौटने लगा। तभी रास्ते के किनारे उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। सुरेश अपनी परेशानी भूलकर उसके पास चला गया। उसने कहा, अम्मा रहने दीजिए, आपसे ये गट्ठर नहीं उठेगा। मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूँ।
बेटा, तू खुद परेशान लग रहा है, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहा है? अम्मा, इंसान की मुसीबत देखकर मदद करने के लिए किसी इनाम की जरूरत नहीं होती। आज मैंने आपकी मदद की है, कल शायद कोई मेरी मदद कर दे। बस यही इंसानियत है। सुरेश ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बूढ़ी औरत के घर तक पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। बेटा, आजकल कौन किसी अनजान बूढ़ी औरत की मदद करता है? तू खुद मुसीबत में है, फिर भी बिना किसी उम्मीद के मेरा बोझ उठा लिया। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर वो घर के अंदर गई और एक छोटी सी पुरानी चक्की लेकर आई। उसने वो चक्की सुरेश को देते हुए कहा, बेटा, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। तू इससे जो चीज मांगेगा ये वही चीज निकाल लेगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इसका इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना। सुरेश हैरान होकर चक्की को देखने लगा। बूढ़ी अम्मा ने उसे चक्की चलाने का मंत्र बताया। जब चप्पी से अपनी जरूरत की चीज निकालनी हो तो इसे घुमाकर कहना, हे चक्की माता, मेरी जरूरत पूरी कर दो, मेहनत का फल मेरे घर भर दो। और जब सामान निकल आए तो इसे रोकने के लिए कहना, चक्की माता, अब शांत हो जाओ, आज का काम यही रोक जाओ। सुरेश ने दोनों मंत्र ध्यान से याद कर लिए। उसने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया और चक्की लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर सुरेश ने चक्की जमीन पर रखी और उसके सामने बैठकर पहला मंत्र बोला, हे चक्की माता, मेरी जरूरत पूरी कर दो, मेहनत का फल मेरे घर भर दो। इस जादू को चक्की घुमाओ, इससे ये थाली में खाना निकलने लगा। थोड़ी ही देर में सामने स्वादिष्ट भोजन की थाली सज गई। सुरेश, कविता और चांदनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुरेश ने तुरंत दूसरा मंत्र बोला, चक्की माता, अब शांत हो जाओ, आज का काम यही रोक जाओ। चक्की रुक गई। उस रात पूरे परिवार ने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। सुरेश ने आसमान की ओर देखकर मन ही मन उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया। अगली सुबह कविता के मन में एक विचार आया। उसने कहा, अगर ये चक्की हमारी जरूरत का सामान दे सकती है तो क्यों ना हम इससे जरूरी सामान लेकर कुछ बनाकर बेचें? अम्मा ने भी कहा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हम सस्ते दाम पर लोगों को खाना खिलाएंगे। सुरेश को भी ये बात पसंद आई। दोनों ने चक्की से गेहूं, आटा, आलू, दाल और चावल जैसी जरूरी चीजें निकाली। कविता ने आटा गूंथा और स्वादिष्ट आलू के पराठे तैयार किए। फिर सुरेश ने गांव के बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाया। ठेले पर उसने आवाज लगाई, आइए भैया, गर्मा गर्म आलू पराठा सिर्फ 5 रुपए में। बारिश का मौसम था। ठंडी हवा के बीच गर्मा गर्म पराठों की खुशबू दूर तक फैलने लगी। कुछ ही देर में एक आदमी ठेले के पास आकर बोला, अरे सुरेश, तुमने यहाँ ठेला कब लगा लिया? क्या बताऊं भैया, जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही थी, कहीं काम नहीं मिल रहा था। ऊपर से भाई ने भी घर और गोदाम से अलग कर दिया। अब परिवार और बच्ची की जिम्मेदारी है, इसलिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। चलो फिर एक पराठा मुझे भी खिलाओ। सुरेश ने उसे गर्मा गर्म आलू पराठा दिया। एक निवाला खाते ही वो बोल उठा, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट पराठा और सिर्फ 5 रुपए में? भाई कमाल कर दिया तुमने। फिर वो जोर से गांव वालों से बोला, अरे गांव वालों, यहाँ सिर्फ 5 रुपए में इतना बढ़िया आलू पराठा मिल रहा है। देखते ही देखते ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। कोई 2 पराठे लेने लगा, कोई 4। कुछ ही घंटों में सुरेश का पूरा सामान खत्म हो गया। रात में घर लौटकर सुरेश ने कमाई गिनी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो खुशी से बोला, कविता, आज तो करीब 2000 रुपए कमाए हैं। ये तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा है। खुशी आ गई। वो बोली, हमारी मेहनत देखा? रंग लाई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन भी ठेले पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही दिनों में सुरेश की दुकान गांव में मशहूर हो गई। कमाई बढ़ने लगी, लेकिन सुरेश ने बूढ़ी अम्मा की बात नहीं भूली। उसने हर चीज की कीमत सस्ती रखी और गरीब लोगों को भी भरपेट खाना खिलाया। धीरे धीरे उसके घर की हालत बदलने लगी।
उसने एक पक्का मकान बनवाया और अपनी बेटी चांदनी के लिए नए कपड़े भी खरीदे। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी सुरेश ने अपना ठेला लगाना बंद नहीं किया। वो रोज गरीबों को सस्ता और स्वादिष्ट खाना खिलाता रहा। ये बात उसके बड़े भाई उमेश तक भी पहुंची। उमेश को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस सुरेश को उसने घर से निकाल दिया था, वो इतनी जल्दी इतना आगे कैसे बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिर सुरेश इतना सामान लाता कहां से है? इतनी कम कीमत में बेचकर भी इतना पैसा कैसे कमा रहा है? अब उसके अंदर भाई के लिए खुशी नहीं बल्कि जलन पैदा होने लगी। एक दिन उमेश चुपके से सुरेश के घर के पीछे छुप गया। उसने देखा कि सुरेश एक चक्की के सामने मंत्र बोल रहा है और कुछ ही देखो पल मेरी में चक्की का चक्की से जादू। आटा, दाल, चावल अरे, और ये दूसरी क्या हो चीजें रहा है? निकलने लगती हैं। ये देखकर उमेश की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन ही मन कहा, ये है सुरेश की तरक्की का राज। अगर ये चक्की मेरे हाथ लग जाए तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। उस दिन से उमेश की नजर सिर्फ उस जादुई चक्की पर टिक गई। एक रात जब सुरेश, कविता और चांदनी गहरी नींद में सो रहे थे, उमेश चुपके से उनके घर में घुसा। उसने जादुई चक्की उठाई और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। उमेश के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जादुई चक्की के साथ खिलवाड़ करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला था। हे चक्की माता, मेरी जरूरत पूरी कर दो। मेहनत का फल मेरे घर भर दो। चक्की घूमने लगी। कुछ ही पल में उसमें से छोटे छोटे पत्थर निकलने लगे। देखते ही देखते पत्थरों का ढेर लग गया और कुछ पत्थर उमेश अरे के मेरा सिर सर, और ये कंधों पत्थर पर कहाँ गिरने से आ लगे। रहे हैं? उमेश घबराकर चिल्लाया। अरे ये क्या हो रहा है? उमेश बहुत डर गया। वो रोते हुए सुरेश के घर की ओर दौड़ा। उधर सुरेश आराम से घर में परिवार के साथ बैठा था। उमेश को इस हालत में देखकर सुरेश हैरान रह गया। उसने पूछा, भैया क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? उमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सुरेश के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुरेश, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुझे अपने ही घर से निकाल दिया। तेरी मुसीबत में तेरा साथ देने के बजाय तुझे अपमानित किया, और आज मैंने लालच में आकर तेरी जादुई चक्की चुराया। सुरेश कुछ पल तक चुप रहा। उसे अपने भाई की सारी बातें याद आ गईं, लेकिन उसने बदला लेने के बजाय अपने भाई को गले लगा लिया। सुरेश बोला, भैया आप मेरे बड़े भाई हैं। आपसे नाराज होकर भी मैं आपको अपना भाई मानना नहीं छोड़ सकता। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती समझकर उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। भाई, आज मुझे समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे और दौलत में नहीं होती। मैंने लालच में आकर अपना भाई खोने की गलती कर दी थी। भैया अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा, और अब से जो हमारा है वो हम दोनों भाइयों का है। फिर दोनों भाई बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचे। उमेश ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी दी हुई चीज का गलत इस्तेमाल किया और अपने भाई से चुरा लिया। बेटा, जादुई चक्की से ज्यादा ताकतवर चीज इंसान की नीयत होती है। सुरेश ने मुसीबत में भी किसी की मदद करना नहीं छोड़ा, इसलिए उसे चक्की मिली। लेकिन तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। याद रखना, जिस घर में भाईचारा और ईमानदारी होती है, वहाँ खुशियाँ अपने आप चली आती हैं। उमेश ने बूढ़ी अम्मा के पैर छुए। इसके बाद दोनों भाई गांव लौट आए। उमेश ने सुरेश से कहा, अब हम दोनों मिलकर गोदाम और तुम्हारे ठेले का काम करेंगे। गोदाम में भी तुम्हारा बराबर हिस्सा रहेगा। भैया मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार और साथ चाहिए। उमेश की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में एक बड़ा भोजन केंद्र खोल दिया, जहां गरीब लोगों को बहुत कम कीमत में खाना मिलता था। सुरेश अपने आलू पराठे बनाता और उमेश दुकान संभालता। कविता और सुनीता भी साथ मिलकर काम करने लगी। धीरे धीरे दोनों परिवार फिर से एक साथ रहने लगे। चांदनी और रोहन भी रोज साथ खेलते। जिस घर में कभी भाई को बेघर किया गया था,
उसी घर में अब दोनों भाई मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। समय बीतता गया। उमेश को अब अपनी पुरानी गलती याद आती तो वो खुद से कहता, जिस दिन मैंने अपने भाई को घर से निकाला था उस दिन मैंने अपना सबसे बड़ा खजाना खो दिया था, और जिस दिन मैंने अपने भाई से माफी मांगी उसी दिन मुझे अपना असली खजाना वापस मिल गया। कहानी की सीख। लालच इंसान के पास मौजूद खुशियां भी छीन लेता है, जबकि प्यार, ईमानदारी और भाईचारा इंसान को बिना दौलत के भी अमीर बना देते हैं। मुसीबत में किसी की मदद करने का फल हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।